इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस चैप्टर का, और इंटरेस्टिंग भी कहेंगे हम। बट ये इंटरेस्टिंग तभी होगा जब आपको क्या आता है, सप्लाई और डिमांड। तो इसलिए सप्लाई डिमांड आता है तो वी आर गोइंग टू जस्ट कंबाइंड ऑफ बोथ। तो देखो आज हमारा टारगेट है कि हम बेसिक्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे आज। तो आज हम बेसिक मार्केट पढ़ लेंगे, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो इसकी वेरियस कंडीशन, साइमल्टेनियस कंडीशन और सम एक्सेप्शनल केस हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब मंडे को, तो आपके पास अभी 2 दिन का ब्रेक आएगा, संडे और सैटरडे। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कैसे भी टाइम निकाल के दोनों चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना, और स्पेशली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, वो ढंग से पढ़ना आपको। अगर वो ढंग से कर लोगे तो अब फिर आपको ये साइमल्टेनियस कंडीशन, वेरियस कंडीशन और सम एक्सेप्शनल केस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आपको आगे जो छुट्टी आ रही है उसका भी यूटिलाइज करना है। तो देखो आज हम बेसिक मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम, अब तक हमने क्या किया है, पूरी माइक्रो को, अगर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात करें माइक्रो को, तो पूरी माइक्रो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द होल माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइड इन 3 पार्ट्स। अब तो आपका लेवल ये आ गया कि पूरी माइक्रो एक साथ डिस्कस करने का, क्योंकि अब पढ़ना भी हमें ऐसे ही है, 1 चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब हमें नंबर ऑफ चैप्टर एक साथ या पूरी बुक को एक साथ डिस्कस करेंगे, एक साथ हम डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो सिलेबस सारा आएगा। तो अब पूरी माइक्रो को अगर हम पढ़ें तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट 4 चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट 4-5 चैप्टर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जो प्रोड्यूसर बिहेवियर की प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो 2 इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और अब हम लास्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, जो दोनों को कंबाइंड करेंगे। अब तक हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बिल्कुल अलग होता है क्योंकि प्रोड्यूसर का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अलग होता है बिकॉज उसका मोटिव सेटिस्फैक्शन होता है। तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन और अलग अलग थे। अब हम दोनों को कंबाइंड करने जा रहे हैं और वो हमारा क्या बन जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए का एक ऑर्डर ऑफ आंसर होता है। तो यहाँ आ जाएगा, हमने हेडिंग डाल दिया मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन है हमारा, तो अंडरस्टूड है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसमें लिख लो कि मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। वैसे हर मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, बट हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, केवल परफेक्ट कंपटीशन का दे रखा है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस में पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में। अब व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, तो देखिए बच्चे के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग। अब जो इक्विलिब्रियम हमने अब तक पढ़ा ना वैसे ही पढ़ेंगे। अभी अभी रिसेंटली आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा, उससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था जिसमें सिंगल कमोडिटी, 2 कमोडिटी, इंडिफरेंस। तो उन सबको हमने 3 लेवल्स पे पढ़ा था। कौन कौन से 3 लेवल्स पढ़े थे बताओ आप लोग, जब तक मैं लिख रहा हूं। मतलब आपको ये बताना, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कंज्यूमर मान लो सिंगल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिंगल कमोडिटी पढ़ा, और जैसे मार्केट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमने एमआरएमसी पढ़ा, एमआरएमसी अप्रोच। तो मैंने हमेशा उनमें बताया कि आपको उसमें 3 लेवल्स पे हमने पढ़ा था, 3 लेवल के उनमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो 3 लेवल्स पे किस लेवल पे पढ़ा था हमने, और 3 लेवल्स के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर। हाँ शेड्यूल डायग्राम, अच्छा, शेड्यूल डायग्राम, अजम्पशन, कंडीशन, न्यूमेरिकल्स। हाँ और कुछ, डायग्राम का एक्सप्लेन, और कुछ, एनी अदर स्टूडेंट। तो देखिए ये ऑर्डर ऑफ आंसर होता है। तो अब आप सोचो, मैंने आप लोगों को बहुत बार ऐसा ट्राई किया है और आपने हमेशा यही आंसर दिया है। मतलब कितनी बार बताने के बाद भी आप लोग
आपको क्लिक नहीं कर रहा। जैसे सिंगल कॉमोडिटी मैंने पढ़ाया था, 2 कॉमोडिटी पढ़ाया था, इंटरफेरेंस कर्व्स इक्विलिब्रियम पढ़ाया था और MRMC अप्रोच, और अब ये पढ़ेंगे। सबके अंदर 3 लेवल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको 3 लेवल पे पढ़ना है हमारे को। तो सबसे पहला लेवल होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। जैसे डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, तो फिर आपको क्या करना है? मीनिंग, कंडीशन, अजम्पशन, ये सारा लिखना है। ऐसे ही आपको सिंगल कमोडिटी में आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इन द सिंगल कमोडिटी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, तो उसमें भी आपको मीनिंग, कंडीशन, अजम्पशन, ये सारा लिखना है। तो एक लेवल तो ये आता है। दूसरा लेवल आता है वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे आपने सिंगल कमोडिटी में पढ़ा था कि इफ MRX MUX ग्रेटर देन PX और लेस देन, वो हमने पढ़ा था 2 कमोडिटी में MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUI अपॉन PY, और MRMC अप्रोच में हमने पढ़ा था कि MR ग्रेटर देन MC, और वो सारा पढ़ा। तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है। और थर्ड आता है इसका न्यूमेरिकल। क्या आता है? न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये बच्चे अभी आप है ना इसको ढंग से कहीं नोट कर लो, क्योंकि अगर आप पढ़ भी लोगे, तैयार भी कर लोगे, सब कुछ आता है, और आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन किस लेवल पे आते हैं, तो फिर वो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप गलती कर दोगे। तो आपको डे 1 से टॉपिक पे पता होता है कि इन इक्विलिब्रियम पे से देखो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, चाहे वो कोई सा स्कूल हो, कुछ भी हो, फाइनल्स के अंदर तीनों इक्विलिब्रियम में से मिनिमम 2 इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आना ही आना है। तीनों पे भी आ जाए, वो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, बट 2 पे तो 101% आएगा। या तो मार्केट इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम तो इंपॉर्टेंट बनता ही है। मान लो सपोज करो हाफ ईयरली में टेस्ट 1 में सिंगल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मान लो बहुत अच्छे से पूछ लिया, तो अब ये तो कंफर्म है कि इन दोनों पे से क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर वहां से भी क्वेश्चन, मतलब तीनों में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बट 2 तो 100% आने ही है। तो इसलिए आप ये देखो, मार्केट जो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी टारगेट स्टडी में रखिए, और इस पे आप कमांड रखिए कि आप कम से कम अगर ये कर लोगे तो आपके 15 मार्क्स आराम से कवर होंगे इसमें से। इक्विलिब्रियम मिनिमम बता रहा हूँ 15 मार्क्स। तो इस तरीके से 3 लेवल का क्वेश्चन आता है। अब क्लियर है सबको कौन कौन से 3 लेवल्स आते हैं? कौन कौन से 3 लेवल्स आते हैं? इक्विलिब्रियम पे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो 3 लेवल का आएगा। पहले डायरेक्ट, फिर डिसइक्विलिब्रियम, एंड देन न्यूमेरिकल्स। चाहे वो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का हो, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो, या वो मार्केट हो, कोई भी हो, तीनों के अंदर सेम पैटर्न है, और सेम पैटर्न पे 3 लेवल पे ही हम पढ़ते हैं, और इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। या तो मान लो सपोज आपको एक इक्विलिब्रियम, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, प्रोड्यूसर में न्यूमेरिकल आ गया, और मार्केट में आगे डिसइक्विलिब्रियम, ऐसे भी आ सकता है। ये भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है पेपर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसका कवर करेंगे डायरेक्ट वाला पार्ट आज कवर करेंगे बस। फिर उसके बाद में इसकी जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, और फिर उसका न्यूमेरिकल, ऐसे 3 पार्ट में फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब डायरेक्ट लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट, हम इसका स्केड्यूल बनाना सीखते हैं पहले। तो देखिए इसका स्केड्यूल बनाएंगे तो बच्चे कैसे बनेगा, फिर हम डायग्राम बना लेते हैं। इसका शेड्यूल बनाना बहुत इजी है। पहले मैं शेड्यूल बना के बता रहा हूँ आपको, फिर आप उसे, तो देखिए हम यहाँ लेंगे प्राइस, यहाँ लेंगे क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ लेंगे क्वांटिटी सप्लाई। अब आपने डिमांड का शेड्यूल अलग से बनाया, सप्लाई का अलग से बनाया, बस दोनों को कंबाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ प्राइस ले लिया, सपोज आपने 1 2 3 4 5। तो प्राइस में और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है बच्चे? प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में मान लो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो पहले इनवर्स रिलेशनशिप कर दो 5 4 3 2 1, और उसके बाद में सप्लाई में प्राइस में पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 और 5। ये सब पढ़ा आपने? इतना तो बेसिक तो आता ही है सबको। तो आप बताओ स्केड्यूल बनाना इसका टफ है क्या? नहीं टफ है, आराम से बना सकते हैं आप। भाई आपको पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन मेंटेन करना है, तो स्केड्यूल बन गया। अब देखिए यहाँ स्केड्यूल के अंदर ये देखिए, सॉरी 2 3, ये वाला जो पॉइंट है ना वो देखिए, ये यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई।
यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड इज, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और ये क्या हो रहा है, लेस देन सप्लाई। तो अब ये जो कंडीशन होता है ना, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहाँ डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, यही मीनिंग बन जाएगा। तो अब इसका डायग्राम बनाए हम, तो देखिए डायग्राम के लिए हम ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये हम ले लेंगे, या ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, या लेंगे प्राइस। तो अब अगर प्रॉपर आप स्केल लेके बनाओ तो क्या करोगे, इसको इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5, 1 2 3 4 5, 1, यहाँ भी इक्वल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसकी प्लॉटिंग कर देंगे बच्चे। तो देखिए इसको प्लॉटिंग करने के लिए पहले डिमांड बना लो, तो पहले आप चाहो तो सप्लाई बना लो, 1 से 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे, तो ये क्या बन गया, सप्लाई। ये तो सप्लाई कर्व बन गया। अब आप डिमांड कर्व बना लीजिए। तो डिमांड के लिए क्या करेंगे, 1 पे कितना होगा 5, 2 पे कितना होगा 4, देन 3, देन और देन 1। तो ये डिमांड कर्व बन जाएगा। इंटरसेक्ट करेंगे उसको, जो इंटरसेक्ट हो रहा है वही पॉइंट क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। ये मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो अब देखिए माइक्रो में ये तो कमाल होता है, एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अब देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, तो वेरी सिंपल, ए पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, डिमांड का मतलब क्या होता है, विलिंग टू बाई, और सप्लाई का मतलब रेडी टू सेल। वन वर्ड में ये बोलते हैं हम। तो बोल सकते हैं कि पॉइंट वेयर विलिंग टू बाई कोइंसाइड विद द रेडी टू सेल। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ऐसे भी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो ये तो मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद में फिर आती है कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब यहाँ क्या है, कंडीशन अगर हम यहाँ बोले हमारे लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, यही तो कंडीशन है। तो बॉक्स में हम कंडीशन का मतलब यहाँ है कि डिमांड इक्वल्स टू जहाँ सप्लाई होगा। फिर अजम्पशंस, तो इसके अंदर अजम्पशंस देखो अंडरस्टूड होती है, 3 ही अजम्पशंस होती है इसमें, जिसमें से 2 तो अंडरस्टूड ही है। क्या कि डिमांड में और प्राइस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप, और सप्लाई में और प्राइस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये अंडरस्टूड होती है। और थर्ड जो अजम्पशंस होती है कि देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इस इक्विलिब्रियम में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलकर डिसाइड करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिर स्केड्यूल आप खुद बना सकते हैं, डायग्राम आप खुद बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हम लिख लेंगे। तो इसे ईजी कुछ नहीं हो सकता माइक्रो में। अब जैसे 2 वर्ड मैं अभी समझा दूंगा, इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी। पहले आप ये समझ लो, मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग देख लो। मार्केट इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इट्स सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर प्राइस। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैंने शॉर्टकट ही बताया। अब इसी के अंदर देखो 2 वर्ड और आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये डायग्राम में देख लो, ये वाली जो प्राइस है ना, ये इसी को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, और इसके कोरस्पोंडिंग जो क्वांटिटी होती है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस कोरस्पोंडिंग टू द इक्विलिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड और सप्लाई से कोरस्पोंडिंग जो प्राइस होती है, अब प्राइस ऐसे भी तो हो सकती है, प्राइस तो ये भी है, प्राइस तो ये भी है, बट जो डिमांड और सप्लाई के इक्वल जहां हो रहे उसके कोरस्पोंडिंग जो प्राइस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी के कोरस्पोंडिंग जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये 1 मार्क्स के हिसाब से ये वर्ड होते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब विच द कोरस्पोंडिंग टू द इक्विलिटी बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, और इक्विलिब्रियम प्राइस विच कोरस्पोंडिंग टू द इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब विच कोरस्पोंडिंग टू द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट बोल दो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि द क्वांटिटी विच कोरस्पोंडिंग टू द इक्विलिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो कैसे भी आप बोल दो। तो ये हमने 2 इसमें टर्मिनोलॉजी यूज कर ली।
ना उसके बाद में अजम्पशंस देख लीजिए, वो 3 अजम्पशंस मैंने आपको बताई। फर्स्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, जो अंडरस्टूड ही है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड, ये भी हमें पता है। और गवर्नमेंट, विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन द मार्केट फोर्सेज आर प्ले, वो रोल प्ले करते हैं। ये तीनों अजम्पशंस क्लियर है क्या बच्चे? मीनिंग अजम्पशंस ये क्लियर है सब? यस सर। कंडीशन मैंने बताई दी, कंडीशन में क्या लिखोगे? जहां डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। अब आपको बनाना है स्केड्यूल, देन डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। पढ़ लो इसको। स्केड्यूल आप खुद ही बना सकते हैं, कोई भी डेटा ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो आप, जिसमें प्राइस में और डिमांड में तो इनवर्स रिलेशनशिप कर दो, और सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये बना दो, डायग्राम बन जाएगा। देन उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन, जस्ट रीड आउट बनती है। तो यहां देखिए, हमने पहले एक लेवल तो हमने कर लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तब आपको क्या करना है, ये मीनिंग और ये सब कुछ आपको इस तरीके से अजम्पशंस और ये सारा लिखना है। ये डायरेक्ट हो गया। अब सेकंड आता है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? देखिए, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आएगा, तो ये होता है, देखिए, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज देयर इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई? यही इक्विलिब्रियम क्यों होता है? इसका मतलब यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? व्हेन सपोज ये आ जाता है कि व्हाई नॉट इक्विलिब्रियम व्हेन, या इफ डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इफ क्या होगा, डिमांड लेस देन सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों नहीं हो सकता और यहाँ क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट द इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई? तो इसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ क्यों नहीं होगा और यहाँ क्यों नहीं होगा, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये देखिए यहाँ, तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में इफ डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, तो कौन सा केस होता है? एक्सेस डिमांड। इसके बारे में पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड क्या होता है एंड हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, वो सारे स्टेप्स हमने पढ़ी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही फिर एक्सेस सप्लाई वाला केस होता है, ये हमने पढ़ा था, इसमें इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। और पूरा एक डायग्राम से हमने देखा था कि सपोज मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ होता है? जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ये बेसिक डायग्राम होता है मार्केट इक्विलिब्रियम का। नाउ दिस द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, और यहाँ प्राइस। अब हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाए, एक कंडीशन ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है। ये हमने डिस्कस किया था डिसइक्विलिब्रियम में। तो ये कंडीशन क्या है? ए बी, मतलब ये है एक्सेस डिमांड और ये था एक्सेस सप्लाई। सप्लाई। तो ये हमने डायग्राम से पूरा डिस्कस किया था कि अगर एक्सेस डिमांड होगा तो वापस इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, कौन बताएगा? बहुत तरीके, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने कि ये जब केस होगा, ये ए ई, दिस इज द ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। व्हेन द प्राइसेस आर लेस देन या बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो वो मार्केट प्राइस जो होती है इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगी, तो वो केस कौन सा होगा? एक्सेस डिमांड होगा। फिर एक्सेस डिमांड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी कंपटीशन अमंग द बायर्स। बायर्स में कंपटीशन होगा तो प्राइस विल क्या होगी? बढ़ेगी। सारा मैंने वो प्रैक्टिकली समझाया था। प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस जैसे बढ़ेगी, प्राइस जैसे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी प्राइस, तो प्राइस बढ़ते ही सप्लाई का क्या होगा? एक्सटेंशन, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन टिल द पॉइंट अचीव इक्विलिब्रियम। ये देखिए सारी स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है, आपने पढ़ा ही नहीं है, बहुत गलत बात है ये। देखिए, इफ हाउ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड लिखा हुआ है, इफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इन सच सिचुएशन द मार्केट प्राइस इज लेस देन। तो देखो, एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, एक मार्केट प्राइस होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस तो वो प्राइस होती है जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिटी बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा कोई भी प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है। देन दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड है, कॉम्पिटिटिव विल क्रिएट द कॉम्पिटिशन। अगर यही नहीं आता है ना तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। Then this will lead to the rise in price, causing the extension of supply from the point C to E and contraction in demand from D to E till the equilibrium achieved.
तो देखिए ये जो बता रखा है ना, इसको उन्होंने सी दे रखा है, इसको यहाँ डी दे रखा है। तो डी से ई तो क्या हो रहा है, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन, डी से ई, और सी टू ई क्या हो रहा है, सप्लाई का एक्सटेंशन। एंड दिस इक्विलिब्रियम विल अचीव्ड रिस्टोर थ्रू द फ्री प्ले मार्केट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। यस और नो, पढ़ा था लास्ट क्लास में? यस और नो पढ़ा था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। ये तो बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं थी, समझाना था। तो चलो अब ये बताओ, अगर एक्सेस सप्लाई होगा, मतलब सप्लाई ग्रेटर देन हाउ टू द अचीव इक्विलिब्रियम, कैसे होगा इक्विलिब्रियम अचीव टू फ्री द मार्केट? सर एक्सेस सप्लाई होगी मार्केट में और प्राइस गिरेंगे उसकी वजह से, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा सप्लाई में, और एक्सेस सप्लाई। तो स्टेप बाय स्टेप बोलो। सबसे पहले क्या होगा कि इन दिस केस क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस, जो प्राइस होगी वो क्या होगी, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। हाँ, और इसका मतलब मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और दिस इज द केस ऑफ। और फिर एक्सेस सप्लाई होगा। और एक्सेस सप्लाई से क्या होगा, देयर विल बी कंपटीशन अमंग द सेलर्स। नाउ सेलर्स में कंपटीशन होगा, और फिर सेलर्स में कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा, फॉल इन प्राइस। फॉल इन प्राइस। तो जैसे जैसे सेलर्स में कंपटीशन होगा तो प्राइस फॉल होगी, और जिससे प्राइस फॉल होगी तो उससे क्या होगा, प्राइस फॉल होती है, डिमांड का क्या होगा, एक्सटेंशन। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए टू ई ये सब डिमांड का एक्सटेंशन हो रहा है, और सप्लाई का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन टिल द पॉइंट इक्विलिब्रियम अचीव्ड। ठीक है, अब देखिए ये पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है सब, ये लिखा हुआ है, in price prevailing the market is above the equilibrium price, such a situation the market price is more than excess supply of a commodity will create the competition among the buyer sellers, and this will lead to the fall in the price, causing the extension of demand from A to E and the contraction in supply from B to achieved. ठीक है, and thus the equilibrium price will restore through the free market process. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, व्हाट इज, ये कौन सा केस होता है, एक्सेस डिमांड। तो आपको एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है। क्या होगी डेफिनेशन, इसको भी मैंने आपको डेवलप करना सिखाया है, रटना नहीं। हाउ कैन यू डिफाइन द एक्सेस डिमांड? नो वन? At a given amount. Okay, na? At a given price, when a quantity demanded exceeds the quantity supplied, बिल्कुल it's करेक्ट। called excessive demand. देखिए एट ए गिवन प्राइस, सपोज ये प्राइस गिवन है, ये वाली प्राइस गिवन है, इस गिवन प्राइस पे क्या हो रहा है, एट ए गिवन प्राइस, बस ये वर्ड याद रखना है, एट ए गिवन प्राइस। अब यहाँ सप्लाई तो इतनी और डिमांड ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, एट ए गिवन प्राइस द अमाउंट बाय विच क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाई। सेम एक्सेस सप्लाई क्या होगा, एट ए गिवन प्राइस, ये प्राइस गिवन है, इस गिवन प्राइस पे क्या होगा, द अमाउंट बाय विच, अब क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाईज एक्सीड द क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत इजी है, एंड आपको ये पता, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सबको।